ऐसे में सर जो ये रोड क्रैशेस हैं, जो डेथ हैं, इनको रोकने के लिए कानपुर में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं आपकी टीम को, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि एक बहुत सफल कार्यक्रम किया आपने। मुझे लगता है कि मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि कानपुर के विकास के ऊपर किसी चैनल ने प्रोग्राम किया, तो इसके लिए पुनः आपको बधाई। साथ में आपने रोड सेफ्टी की जो बात की, इससे पहले हमारे साथी उन्होंने काफी डिटेल में इस पर बातचीत की है, लेकिन फिर भी जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि जिंदगी मिलेगी न दोबारा, चैरिटी फर्स्ट होम की बात भी होती है, तो हमें सबसे पहले अपने को सुधारना होगा। जो लोग बात करते हैं कि रोड सेफ्टी की, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों माननीय गडकरी जी से मिला था, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप हेलमेट अगर नहीं लगा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर आप चले जाएंगे, जिंदगी को दोबारा नहीं मिलेगी। नियम कानून समझाने की भी बात होनी चाहिए। घरों में जो जिम्मेदार हैं, हमारे माता पिता जो बच्चों के हैं, युवाओं के, उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग कहते तो हैं, लेकिन अपने ही कोई नहीं समझ पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी जो है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार को समझाऊं, पड़ोसी को समझाऊं, मित्रों को समझाऊं, और अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। इस पे हमारे परिवहन मंत्री बड़ा काम कर रहे हैं, और आपने भी आज रोड सेफ्टी के बारे में एक प्रोग्राम किया, ये बहुत जरूरी है। कानपुर की बात अगर की जाए, हम लोग समय समय पर पुलिस अधिकारियों के साथ रोड सेफ्टी के ऊपर ही मीटिंग करते हैं, और कई जगह कैंप का भी आयोजन करते हैं। विशेषकर यूथ को समझाने की बहुत जरूरत है। यूथ मोटरसाइकिल से निकल जाता है, हेलमेट नहीं लगाता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं, तब सेफ्टी की बात आती है। तो कानपुर में हमारे यहाँ जो पुलिस कमिश्नर अक्षय कुमार जी ने है, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ कई बार रोड सेफ्टी पे मीटिंग की, बातचीत करते हैं, और निरंतर हम लोगों का प्रयास रहता है कि रोड सेफ्टी पर हम लोग काम करें। और कानपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, पिछले वर्षों की अगर तुलना में देखा जाए तो काफी कमी आई है। तो जैसा कि सांसद जी ने बताया कि जो रोड क्रैशेस हैं वो भी कम हुए हैं, और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, पत्रकारिता से लेकर लोकसभा तक का सफर तय किया है आपने एक नई मुहिम शुरू की है, विकसित भारत विकसित कानपुर। क्या है ये, किस तरीके से काम कर रहा है ये? देखिए, कानपुर के बारे में अगर बात की जाए तो आज हम विकसित कानपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से कई 100 साल पहले, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में, कानपुर विकसित कानपुर था। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि भारत के मानचित्र पर छोटे छोटे शहर विकसित शहरों की श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन कानपुर जो कभी अंग्रेजों के शासनकाल में विकसित था, आज उससे नीचे आया है, अपनी पायदान पे नीचे आया। ये मैं कानपुर का दुर्भाग्य कह सकता हूं कि इतने सालों के बाद छोटे शहर विकसित शहर हो गए और कानपुर नीचे पायदान पे आ गया। पिछली सरकारों की अगर बात की जाए, उन्होंने कानपुर के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते, माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते, जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की कानपुर के विकास को लेके प्रतिबद्धता है, वो निरंतर पूरी कर रहे हैं। और कानपुर के विकास की पहिए की जो गति है, जब से हमारी 2014 में सेंट्रल में सरकार बनी है और 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से कानपुर के विकास की गति बढ़ी है। हमें उसी गति को आगे बढ़ाना है। आज अगर मैं विकास की बात करूं, जब मैं सांसद यहां चुना गया तो हमारी पहली प्राथमिकता थी कानपुर के विकास को मैं अपनी प्राथमिकता में लूं, और मैं निरंतर उसके लिए प्रयासरत भी हूं। विकास के क्रम में सबसे पहले जो हमारी उपलब्धि है वो ये कि अनबरगंज से लेकर और मंदना तक, ये भी आप इसको रोड सेफ्टी से ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके कारण 17 लगभग क्रॉसिंग है हमारे अनबरगंज से लेकर मंदना तक। जब ट्रेन आती है तो ये सब बंद हो जाती है,
लोग जल्दी के चक्कर में, फिर वही यूथ की बात है, विशेषकर हमारे युवा वर्ग जल्दी के चक्कर में जाते हैं, पर कई बार एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां लगी रहती हैं और तुरंत उनका जो बंद कर दी जाती है क्रॉसिंग। तो ये बहुत दिनों से, सालों, कई सालों से, मतलब 20 साल लगभग हो गए, सब लोग चाह रहे थे कि यातायात की समस्या का अगर समाधान कुछ हो सकता है तो अनबरगंज से लेकर और अनबंदना तक अगर एलिवेटेड रोड बन जाए रेलवे का। क्यों, आप जानते हैं कि रेलवे लाइन कानपुर के शहर के बीचों बीच निकलती है। तो कानपुर का अगर आप भौगोलिक इतिहास देखें तो कानपुर अब एक उत्तर का कानपुर हो गया, अलग हो गया, जिसको पुराना हम कानपुर भी बोल सकते हैं, और दक्षिण हमारा नया कानपुर बसा है। तो उसका भी एरिया बहुत बड़ा एरिया है, तो ट्रैफिक बहुत रहता है सुबह सुबह। मैं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना और जो प्रतीक्षारत फाइल थी, जो हमारी मांग थी सबसे बड़ी, उसको बहुत ही उन्होंने तत्परता के साथ विशेष रुचि लेकर उस पर काम कराया और पिछले महीने ही वो एक प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। उस पर काम जल्दी चालू होगा, क्योंकि उसमें सेतु निगम का एक पार्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाना है, उसमें 350 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है और लगभग 1000 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हो गया है। तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद कानपुर की यातायात की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा। मुझे लगता है कम से 60 से 70% इस रोड जो एलिवेटेड रेलवे का ट्रैक बन जाएगा तो 70% यातायात की समस्या का समाधान हो जाएगा, जिस पे मुझे लगता है काम हो रहा है और अप्रैल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल में हम इसका शुभारंभ कर दें। दूसरी एक समस्या हमारे है कि अगर रामा देवी से आप लोग आते हैं, आप कानपुर काफी आते रहते हैं, रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे जो मेडिकल हमारा चौराहा है, यहां तक लगातार ट्रैफिक होता है, घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, जगर खड्डी में फंसे रहते हैं। उसके लिए मैं माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिला था, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उसके लिए भी विशेष प्रयास किया, विशेष रुचि दिखाई और अब वो भी उसकी डीपीआर बनना चालू हो गई है, जो करीब 1400 करोड़ रुपए, आज ही अखबार में छपा था कि 1400 करोड़ रुपए लगभग उसके स्वीकृत हो रहे हैं, जो हमारा रामा देवी से लेकर और मेडिकल चौराहे तक बनेगा। उसके बाद मेडिकल चौराहे के बाद IIT कल्याणपुर तक अच्छी रोड एक बनाई जा रही है, उसका भी एक प्रोजेक्ट में शामिल है। तो मुझे लगता है कानपुर में अगर रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक और ये एलिवेटेड रोड दोनों अगर बन जाएंगे, जैसा कि बनी जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी, उसके बनने के बाद कानपुर में ट्रैफिक की जो समस्या है उसका लगभग समाधान हो जाएगा। पूरा तो समाधान कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि निरंतर वाहन बढ़ते रहते हैं और ट्रैफिक फिर बढ़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है जो समस्या है उसका 80% ज्यादा समाधान हो गया। और साथ में आज आपने प्रोग्राम ये कानपुर के विकास के लिए किया और कानपुर के लोगों का एक बड़ा सौभाग्य है कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रीड़ा की घोषणा की है, कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये भी कानपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। क्यों, इस योजना की घोषणा के बाद कानपुर शहर के अलावा 8 और शहरों को जोड़ा जा रहा है, जिनका एरिया लगभग 20,000 किलोमीटर होगा, जिसके लिए टीम बना दी गई है और बहुत जल्दी कमिश्नर जो हमारे हैं उनकी अध्यक्षता में 20 सदस्य और जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के भी अधिकारी आएंगे और इसमें समीक्षा करेंगे। इस योजना को और बृहद रूप से लाने के लिए इसका स्वरूप कैसा हो, इसके लिए समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के लोग हों, स्वास्थ्य के हों, हमारे सामाजिक संगठन हों, इन सभी लोगों को, एनजीओज हों, इन सभी लोगों की एक मीटिंग की जाएगी और वो ये तय करेंगे, वो ये सुझाव देंगे कि कानपुर का अगला विस्तार किस तरीके का हो। दूसरा एक बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर में लगातार जो आप देखते हैं कि यहां से जीटी रोड से जो वाहन आते थे, लगभग 4.5 लाख वाहन प्रतिदिन गुजर रहे थे यहां। पूरा अगर कानपुर का पूरा एरिया देखा जाए, बहुत संख्या में इससे प्रदूषण भी हो रहा था, एक्सीडेंट भी हो रहा था। सॉरी, मैं 4.5 लाख की संख्या एक दिन की नहीं, मैं एक महीने की बता रहा हूं। एक माह में लगभग 4.5 लाख वाहन का जो आंकड़ा था,
वो कानपुर से होकर गुजरता था। इससे प्रदूषण हो रहा था और इससे एक्सीडेंट भी हो रहे थे, कई एक्सीडेंट होते थे इससे। कानपुर का एक आउटर रिंग रोड बन रहा है जो 4 पैच में बनेगा और जिसका टाइम 2 साल दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 6,000 करोड़ की है। इसके बनने के बाद कानपुर की दिशा और दशा सुधरेगी। इसके बड़े फायदे ये होंगे कि जितने वाहन जिनकी मैं बात कर रहा था, ये रोड बनने के बाद झांसी चाहे हाईवे हो, चाहे आपका इटावा हाईवे हो, इलाहाबाद का हाईवे हो, लखनऊ का हाईवे हो, ये आउटर रिंग रोड सभी को जोड़ेगा। और जो वाहन अंदर आते थे वो सभी वाहन बाहर से होकर जाएंगे। इससे कानपुर की अंदर की जो ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों की समस्या का समाधान हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है कि जो कानपुर आउटर रिंग रोड के पास की जो जमीन है, जो हमारे पास लैंड बैंक नहीं था, वो लैंड बैंक बहुत होगा। इससे हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आईटी हब कानपुर को बनाया जाए। आप देखते हैं हमारा आईआईटी, लेकिन कानपुर के जो बच्चे हैं हमारे, जो हर साल हजारों की संख्या में यहां रोजगार न होने के कारण बाहर चले जाते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, नोएडा चले जाते हैं, बंगलौर चले जाते हैं। मेरी प्राथमिकता है कि यहां के बच्चे यही जॉब उनको मिले। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। कुछ कंपनियां आई हैं, अभी उनका स्वरूप बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कानपुर में आएंगी। एक आईटी हब बनाया जाएगा जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। उसकी भी बहुत जल्दी उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथ में एक कानपुर की जो ट्रैफिक से ही जुड़ी आपकी एक और समस्या का समाधान हुआ है। अगर हम एयरपोर्ट आज की डेट में जाते हैं, अभी आप लखनऊ जाएंगे तो आपको ये पता नहीं कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे। आप 2-2.5 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कभी 3.5-4 घंटे भी लगते हैं, कभी जाम लग जाता है तो 4-4 घंटे लगते हैं। तो लखनऊ से लेकर और कानपुर तक एक एलिवेटेड रोड बन रहा है, उन्नाव तक। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि यहां पर जो गंगा है, गंगा के ऊपर जो ट्रांस गंगा हमारी एक नई योजना है आवासीय, और रानी घाट से लेकर और ट्रांस गंगा तक एक फ्लाईओवर हम लोग स्वीकृत करा रहे हैं। मुझे लगता है उसकी सहमति हो चुकी है, उस पर काम चल रहा है, उसकी स्वीकृति मिलना बाकी है। वो डबल रोड रहेगा। वो डबल रोड लखनऊ से जो रोड आ रहा है उसमें मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए मैक्सिमम आप यहां से और लखनऊ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो विकास की तमाम योजना है, लेकिन मेरी ये भी एक प्राथमिकता है कि मैं चाहता हूं कि कानपुर का सर्वांगीण विकास हो। अभी जो कानपुर में ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ, लोगों ने कराया, और जब से हमारी सरकार आई, चाहे मेट्रो की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सब पे बहुत काम हुआ है। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि तमाम सड़कें हैं जिनको सरकार ने अभी पर प्रपोजल दिया, उनके प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। आप खुद बता रहे हैं कि 1 माह में करीब 4.5 लाख वाहन यहां से गुजरते हैं। तो ऐसे में इन वाहनों के फिटनेस के लिए और इन्हें चलाने वाले ड्राइवरों की जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसको लेकर क्या अभियान चलाए जाते हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है ताकि जो रोड क्रैशेस हैं और उनमें होने वाली डेथ को रोका जा सके? देखिए, अभी आरटीओ जो आर.के. सिंह जी आए थे, उनसे हम लोगों ने पहले बात की थी, और उनके जो मंत्री हैं दयाशंकर जी, उनसे भी मेरी कई बार रोड सेफ्टी पे बात होती रहती है। मेरा ये कहना था कि आप लोग समय समय पर चेकिंग करें। जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें एक आपकी बात सही है, एक बड़ी भूमिका ड्राइवर्स की होती है। शराब पी के, विशेषकर रात में जो वाहन चलाते हैं, वो कई लोग शराब पिए होते हैं और वो एक्सीडेंट कर देते हैं। बात ये नहीं कि आप कितनी अच्छी तरीके से वाहन चला रहे हैं, बात इसकी नहीं, बात है कि दूसरा कितनी अच्छी से चला रहा है। एक्सीडेंट आपकी वजह से, एक्सीडेंट दूसरे की वजह से होता। तो जो ट्रक का एक्सीडेंट होता था वो ट्रक की वजह से होता है, न कि व्यक्ति की वजह से होता है। और इसके चलते हमने कई लोगों को खोया भी है। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत बड़े कवि थे प्रमोद तिवारी जी, तो उनका भी हादसा एक ट्रक के ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो उसके लिए समय समय पर चेकिंग हो। रात में इनके जो सचल दल हैं वो जाके चेकिंग करें, और उसकी शुरुआत भी उन्होंने की है कि आप जाके, उस पुलिस विभाग से भी मेरी बात हुई कि आप लोग भी जाके चेक करिए, रोकिए कि कोई जो शराब पिए लोग होते हैं, आती है मशीन आती है, उससे पता चल जाता है कि आप शराब पी रहे हैं, तो उसकी चेकिंग भी चालू हो रही है। हमारा प्रयास है कि इसके और अधिक, इसको और करने की जरूरत है ताकि ड्राइवर की तरफ से जो लापरवाही हो रही वो ना हो।
सर, आप तो पत्रकारिता से संसद तक पहुंचे हैं, तो आप जानते हैं कि पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस होता था वो काफी आसानी से जुगाड़ से मिल जाता था, लेकिन इस बार अब ड्राइविंग लाइसेंस को पारदर्शी ढंग से बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। उससे कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, उससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ये समस्या थी और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जब पत्रकारिता में थे तो कई बार चर्चा करते थे, अधिकारियों से करते थे कि आप घर बैठे रहिए और आपका ड्राइवर लाइसेंस बन के आ जाता है। और उसका कारण था कि जो लोग कभी ड्राइविंग जिन्होंने नहीं की और वो ड्राइविंग करके निकल जाते थे, वो एक्सीडेंट होते थे। कई इस तरीके की घटनाएं हुई कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि वो जो व्यक्ति मर गया है उसका लाइसेंस नहीं था, 17 साल की उम्र थी। तो इस तरीके की कई चीजें हुई, उसके कारण सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और उसको बनाने के लिए बहुत पारदर्शी व्यवस्था की गई है। उस पारदर्शी व्यवस्था के कारण अब जितने भी लोग फर्जी तरीके से लाइसेंस बनाते थे, और उसमें मुझे कहने में कोई गुरज नहीं, जो दलाल हुआ करते थे, अब दलालों की भी दुकानें बंद हुई हैं कि अब कोई व्यक्ति लाइसेंस नहीं बनवा सकता जब तक वो स्वयं वहां नहीं जाए। स्वयं जाके उसको उसमें लगाना पड़ता है, उल्टा लगाना पड़ता है, अब सामने फोटो देना पड़ता है। तो मुझे लगता है इससे बहुत फायदा हुआ है। और जो इस तरीके के एक्सीडेंट होते थे, जो लाइसेंस जिनके पास नहीं होते थे या फर्जी लाइसेंस जिसको कह सकते हैं, अगर लाइसेंस है भी मेरे पास लेकिन हमने कभी लाइसेंस का उसका ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो मुझे लगता है वो लाइसेंस फर्जी ही मानते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं कि आप लाइसेंस बनाया, आपने कभी ड्राइविंग नहीं की और आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे लगता है अब इस तरीके की उन्होंने जो ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं, समय आप नोएडा में देखिए, कानपुर में भी मेरी मंत्री जी से बात हो रही थी, 2 ट्रेनिंग सेंटर इस तरीके खोले जा रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति अगर लाइसेंस बनवाना जाएगा तो पहले वहां ट्रेनिंग लेगा, उसका टेस्ट होगा, उसके बाद जब वो आएगा तब उसका लाइसेंस बनेगा। तो इससे बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का और इससे दुर्घटनाएं कम हो गई।